मैं यानी कि राम टेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज हम 9वीं कक्षा का एक पाठ जिसका नाम दिया धूल। इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा जी। इन्होंने विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश के बारे में, ग्रामीण परिवेश में विशेष तौर पर जो धूल होती है, धूल का क्या महत्व होता है, गोधूली बेला किसे कहा जाता है, उसके ऊपर ग्रामीण परिवेश तथा शहरी परिवेश दोनों परिवेश के बारे में अपने विचार यहाँ व्यक्त करने की कोशिश जरूर की है। विशेषतर उनका अगर लेखक का थोड़ा अल्प सा परिचय हम यहाँ व्यक्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेखक रामविलास शर्मा जी है। उनका जन्म 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं है निराला की साहित्य साधना, परंपरा का मूल्यांकन, ये उनकी प्रमुख रचना मानी गई है। उनको पुरस्कार भी दिया गया है, साहित्य अकादमी द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है और उनका निधन 2000 ईस्वी में उनका निधन हो गया है। इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य क्या कहेंगे, अभी विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे, प्रमुख उद्देश्य कहेंगे ग्रामीण और शहरी जीवन जगत की जानकारी देना। और सही में धूल जब शब्द आ जाता है तो धूल हमें केवल ग्रामीण भागों में ही दिखाई देती है और उसे गोधूली बेला के बारे में जानकारी दी। ग्रामीण भागों और शहरी भागों में दोनों भागों की जानकारी देने की कोशिश या अंकित करने की कोशिश जरूर की। धूल की महिमा से परिचित कराना है। तीसरा, देश प्रेम का पाठ पढ़ाना है। अभी धूल नामक जो निबंध है ये ललित निबंध है। ग्रामीण संस्कृति की महिमा पर प्रकाश डालने की कोशिश जरूर इस पाठ के आधार पर की गई है। कई बार हमें ये भी देखें, पाठ के आधार पर जो बिंदु है, जो प्रकाश इस बिंदु पर पाठ के आधार पर महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको हम प्रकाश डालने की जरूर कोशिश करेंगे। अभी धूल का सौंदर्य अवलोकन करेंगे, लेकिन इसके धूल के सौंदर्य के पहले हम ग्रामीण भागों में जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं या गाय बैल भैंस चराने वाले लोग हैं, वह किस तरह से धूल के कारण, कभी कभार हमारे जो भगवान कृष्ण भी थे, कभी गाय चराने जाते थे गोधूली बेला यानी शाम का समय है और गो यानी गाय, और गाय के पीछे उड़ने वाली जो धूल है, उस धूल का जिक्र इसमें क्या आ गया है। अधिकतर गाँव का जो ग्रामीण भागों का जो परिवेश होता है वह खेतों से जुड़ा होता है। खेतों के लिए लगने वाले जो हमारे जानवर होते हैं, जो गाय होती है, बैल होते हैं, भैंसी होती है, बकरियाँ होती हैं, और शाम के समय गोधूली बेला का शाम का समय, जिस शाम के समय में अब पूरे जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो जंगलों से, खेत खलिहानों से गाँव की तरफ आ जाते हैं, और जब आते हैं तो क्या धूल उड़ती है। वो धूल के कारण जो कभी बार तो हमारे जो भगवान कृष्ण भी थे वो भी गाय चराने जाते थे। वो उनका पूरा शरीर वो धूल की मिट्टी से सन जाता था, लेकिन वो धूल जो है वो हमारे लिए कितनी मात्रा में पवित्र थी। अभी कई बार हम ये भी देखते हैं धूल अपने लोग माथे से लगाते हैं ताकि ये धूल पवित्र है, लेकिन शहरों भागों के लिए क्या है, धूल शहरों पर हम बैठने नहीं देते हैं। उसी के बारे में तो एक व्यंग्यात्मक शैली में भी शहरी भागों में और ग्रामीण भागों में धूल की क्या आवश्यकता है। शहरी भागों में धूल दिखाई देती है ताकि शहरी भागों में डामर के, कंक्रीट के रास्ते होते हैं, जानवर उड़ते हैं, धूल उड़ती है, लेकिन जानवरों की वो धूल नहीं। जानवरों की पैरों से जो खुर होते हैं उनके, वो खुरों से जब जानवर शाम के समय जब भागे भागे अपने घर की तरफ आ जाते हैं, उनके छोटे छोटे बछड़े गोटों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वो चिल्लाते रहते हैं माँ कब आएंगे और उनको दूध कब पिलाएंगे। मतलब दोनों आतुर है, उस धूल में प्यार भरा हुआ है, एक अपनापन भरा हुआ है। उस प्यार का, अपनापन का जिक्र भी इसलिए, इसी वजह से बालकृष्ण जो हमारे भगवान बालकृष्ण हैं, बचपन में किस तरह से वो गाय चराने जाते थे और उनके शरीर पर धूल बढ़ती थी तो वो कितने सुंदर दिखते थे। धूल जीवन है ना। धूल के बारे में, मिट्टी है, हमारे शरीर के एक तत्व में मिट्टी का भी है, जैसे जल है, अग्नि है, मिट्टी है, ये तत्व हमारे दिए गए हैं। उन तत्वों में भी एक तत्व, हमारे शरीर का एक तत्व धूल भी है, मिट्टी है। मिट्टी का एक अंश क्या है, धूल है। वो ठोस है होती है, लेकिन धूल क्या होती है, जो ठोसपन पिघल जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, उस समय धूल उड़ती है हवा के झोंके से और जो हमारे शरीर पर वो छा जाती है, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन आज धूल को लोग किस तरह से घृणा से, तिरस्कार से देखते हैं। धूल हमारे शरीर पर बैठने नहीं देते, हम अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं, लेकिन धूल के द्वारा ही पंखुड़ी हुए फूल है, उसी की जानकारी इसमें देने की कोशिश की गई। अभी धूल, अगर हीरा भी इसमें उदाहरण दिया गया, देखो हिंदी कविता में भी एक सुंदर पंक्ति है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए है। अभी हीरे भी है, हम धूल भरे हीरे कहलाए है। इस पंक्ति में अगर हम उसका वर्णन देखेंगे तो धूल भी, मिट्टी में हीरे होते हैं, वो मिट्टी रहती है, चमचमाते नहीं हो, लेकिन जब उनको रगड़ते हैं, चमचमाते हैं, उसको सौंदर्य बढ़ाते, उसकी कीमत बढ़ जाती है ना। तो हमारे भी इसमें जो बालक के चेहरे पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो धूल में खेलते हैं, अब बचपन में धूल में खेलते हैं और जवानी में आखाड़ी की मिट्टी में खेलते हैं, वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हो। उन्हीं में से कई बार तो भी आधुनिक युग में भी मिट्टी के द्वारा भी चिकित्सा की जाती है। पूरे शरीर के ऊपर बड़े बड़े होद बनाए जाते हैं, उसमें अच्छी पौधलेवान ऐसी मिट्टी डाली जाती है और उस मिट्टी में लोग अपने आप शरीर को एक मैला कर देते हैं ताकि उसे मांसपेशियाँ है वो, ताकि हमारे शरीर में भी एक तत्व है। वो तत्व कौन सा है, मिट्टी, ये तत्व है हमारे, ताकि हम मिट्टी से जुड़े हुए
मिट्टी का अंश हमारे शरीर में है, जैसे जल का अंश है उसी तरह से मिट्टी का भी अंश हमारे शरीर में है। और मिट्टी अगर शरीर से अगर लग जाती है तो शरीर ज़्यादा पवित्र हो जाता है, मजबूत हो जाता है, निरोगी हो जाता है। वो उन प्राचीन कालों में ग्रामीण भागों की धारणा थी, उस धारणा को ही लेखक ने अंकित करने की कोशिश जरूर की नहीं से, जिसके कारण धूल भर हीरे करा ले। अभी धूल में ही तो, मिट्टी में ही तो हीरा है। और हीरा क्या है, दोनों तरह से, एक तो निर्जीव है और दूसरा हीरा सजीव है। सजीव हीरा यानी हमारा बचपन का हमारा बचपना है। हमारे जो हम छोटे होते तो अक्सर छोटे बच्चे हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, हमारे परिवार में देखते हैं, उसको धूल बहुत पसंद है। वो मिट्टी के साथ खेलता है, मिट्टी में पूरे अपने हाथ गंदे कर लेते, पूरा चेहरा गंदा कर लेता है, पूरा शरीर गंदा कर लेता है, ताकि मिट्टी के साथ उसका तत्व जुड़ा हुआ ना, जो तत्व हमारे शरीर में है वही तत्व उसके कार्य में, उसके खेल में हमें अंकित होता है, दिखाई देता है। इसके कारण तो कहा गया है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हमें, जिसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है। अभी अंत में एक तो हीरा निर्जीव है, इसलिए हमने पहले चर्चा की थी, एक तो मिट्टी से निकला वाला हीरा है, उसको चमकाते हम लोग, चमकाने के बाद उसको मूल्यवान बनाते, उसकी कीमती बनाते हैं। उसी तरह दूसरा हीरा है जो मानव के लिए इन्हीं वजह बालकृष्ण का वर्णन यहाँ किया गया। बालकृष्ण के मुँह पर भी सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है, अब बिल्कुल फीकी है, कुछ नहीं है बिल्कुल। वो आधुनिक जो सौंदर्य प्रसाधन हमारे पास आ गए हैं, जिस सौंदर्य प्रसाधनों से कई प्रकार की क्रीम आती है, कई प्रकार के पाउडर आते हैं, कई प्रकार के हमारे शरीर को सुंदर बनाने के लिए ये कॉस्मेटिक है, वो कॉस्मेटिक भी आ जाते हैं, लेकिन धूल का सौंदर्य है वह सबसे ज़्यादा बढ़कर है। इसी वजह से लेखक ये कहना चाहते हैं कि धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है वो। ताकि इन्हीं वजह से बचपन में जो लड़का मिट्टी में खेला है, जवानी में जरूर अखाड़े में खेलता। अभी अखाड़ा क्या है, अगर आप सभी बच्चों को अगर बता दें अखाड़ा, आगे अखाड़ा शब्द ये बच्चों को मालूम ही नहीं है। भी आज से 50 साल पहले से मैं ग्रामीण भागों में इसमें अखाड़े रहते थे। बच्चे बचपन में तो मिट्टी में खेलता था, जैसे जवान हो जाता था अखाड़े की मिट्टी में खेलता था, वो कुश्ती करता था और अपने शरीर को क्या करता था, मजबूत बना लेता था। और वो मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं थी, वह तेल से और मट्ठे से सनी हुई, सिंचाई हुई ऐसी मिट्टी थी। उस मिट्टी में पूरे अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त बनाता था, निरोगी बनाता था। आज कई प्रकार के रोग भी हमें दिखाई देते हैं। उस समय में जो बच्चे बचपन में, जैसे कृष्ण के बारे में भी कहा गया, उसी कृष्ण के समान कई ऐसे छोटे छोटे बालक थे गाँव में जो मिट्टी में खेलते थे और जवानी में अखाड़े की मिट्टी में खेलते थे, कुश्ती करते थे और शरीर से तंदुरुस्त थे और इन्हें वैसे 100 साल तक वो जिंदे रहते थे। अब तो देखो ना, आज के इस वर्तमान युग में जो वैज्ञानिक युग आ गया, इस वैज्ञानिक युग से हम मिट्टी से कैसे दूर हो गए हैं और इन्हें वैसे हमारा लाइफ मर्यादा भी है, लाइफ सीमा भी है, पर सीमा मर्यादा भी कम होगी ना। अब 40, 50, 60 साल तक आदमी जिंदा रह पाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार की व्याधियों से वह ग्रस्त है। वो चित्र आज दिखाई दे रहा है पहले की तुलना में। आज इन्हीं वजह से लेखक ये चाहते हैं कि भाई पहले जो गोधूली बेला थी या धूल थी उसका महत्व ज़्यादा था, लोग अपने माथे को लगाते थे, दिन भर मेहनत करते। आज भी ग्रामीण भागों में हम देखेंगे तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, वो कृषि प्रधान संस्कृति है। हमें सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में मिट्टी के साथ खेलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही तो आज वास्तविकता है। अगर खेती है तो जीवन है, ताकि खेतों से अनाज आ जाते, फसलें आ जाती और वही तो खाकर हम जिंदा रह पाते। शहरों की वो आबो हवा है, वो चमक धमक है, हमें कुछ नहीं दे पाती। ताकि शहरों में रहने वाले लोग आज मिट्टी से, धूल से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो वही जानकारी कवि लेखक ने या एक ललित निबंध की सहायता से बच्चों को बताने की कोशिश की। तो मिट्टी ही जीवन का एक तत्व है और धूल उसका एक अंश है, एक भाग है। वही जानकारी इस पाठ में देने की कुछ जरूर की गई। और वर्तमान अभिजात सभ्यता, वही आधुनिक सभ्यता, वर्तमान अभिजात सभ्यता का तात्पर्य है कि आधुनिक सभ्यता जो नागरिक सभ्यता कहा जाता है, जिसे इस नागरिक सभ्यता के बारे में भी लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे आज की सभ्यता धूल से बचना चाहती है ना। तो देखो जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहर में धूल नहीं दिखाई देती, मिट्टी नहीं दिखाई देती, चारों ओर हम कंक्रीट है और कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है। जंगल का तात्पर्य बड़े बड़े टावर है, बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़ी इमारतें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है। ये क्या है? ये अभिजात सभ्यता का एक उदाहरण हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत करने की जरूर कोशिश की है। हमारी आज की सभ्यता धूल से बचना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। और सही में आज अगर बच्चों को शरीर पर नहीं धूल बैठने नहीं देते, ताकि आज के धूल में और आज के 50 साल पहले के धूल में काफ़ी मात्रा में अंतर था। आज के धूल में विशेष तौर पर कई पैसे रासायनिक ऐसे पदार्थ मिले हुए हैं, जिनके कारण वो धूल अगर हमारे शरीर में, हमारे हाथों में बैठ जाती है, शरीर में जाती है, तो कई व्याधियाँ, कई बीमारियाँ पैदा हो जाती है। उस समय कीटनाशक दवा भी नहीं थी, रासायनिक खाद भी नहीं थे, उतने बड़े कल कारखाने भी नहीं थे। इसी वजह से मिट्टी पवित्र थी, सुंदर थी, आरोग्य के लिए लाभदायक थी। वो आज वो दिखाई नहीं देती है। इन्हीं वजह से आज की जो अभिजात सभ्यता है, ये शहरी सभ्यता है, नागरिक सभ्यता है, उस नागरिक सभ्यता में इन्हीं वजह से उसका एक पॉइंट बनाया है इसमें पाठ के आधार पर। वर्तमान अभिजात सभ्यता जो है वो किस तरह से धूल से बचना चाहती है।
उसे डर है कि धूल से उनकी कृत्रिम चमक फीकी पड़ जाएंगी। लेकिन अंत में देखो ना, कृत्रिम जो चमक है, कृत्रिम चमक का तात्पर्य है जो कॉस्मेटिक है, आधुनिक सौंदर्य प्रसाद सामग्री है, उसके द्वारा उनके शरीर पर जो चमक आएगी है वह चमक इस धूल से फीकी पड़ जाएगी, मैली हो जाएंगी, वो काले हो जाएंगे। और हम अपने आप को काले नहीं मानते थे। देखो बालकृष्ण को, भगवान कृष्ण भी, वह भी सांवले थे, वो गोरे का थे। राधा गोरी थी। अभी कई बार हम फोटो में देखते हैं ना, कृष्ण सांवले है तो राधा गोरी है। लेकिन सांवले होने के बाद भी कितने तंदुरुस्त थे, कितने बलशाली थे, विचारों से, मनों से बलशाली थे। वही तो जिक्र इसमें अंकित करने की कोशिश की है। और आधुनिक जो सभ्यता है, आधुनिक नहीं, वर्तमान सभ्यता है, उस सभ्यता के लोगों के बारे में भी लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। उसे डर है कि धूल से उनकी कृत्रिम चमक फीकी पड़ जाएगी। वह धूल से तन को मैला मानता है। अभी मान धूल अगर शरीर बढ़ता है, शरीर मैला हो जाता है, और शरीर मैला नहीं होना चाहिए, शरीर की चमक बनी रहे है। लेकिन धूल भी ऐसी चीज़ है। और इन्हीं कई बार हमने कहा जो बच्चे बचपन में ग्रामीण भागों के जो बच्चे थे वो धूल में खेलते थे, जवानी में अखाड़े में खेलते थे, और भले वो सांवले जरूर थे, लेकिन शरीर की एक आभा थी, एक चमक थी, एक तंदुरुस्ती थी, वह उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर जरूर झलकती थी। फिर कभी ऐसा कभी अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उपकाई लेंगे। अबे मान लो अभी आज के वर्तमान समय में उपकाई लेना है, उसको मान लो वमन हो जाना है, उल्टी हो जाना है, ताकि अगर वो अखाड़े की मिट्टी देखेंगे, अगर अखाड़े की मिट्टी में जो पहले बड़े बड़े हौद बनाए जाते थे उसमें मिट्टी रखी जाती थी, और मिट्टी भी साधारण मिट्टी नहीं थी, वो ऐसे अखाड़े की मिट्टी थी, वो तेल और मट्टे से उसको सींचा जाता था, और ऐसी मिट्टी थी वो पूरी मिट्टी। अभी अखाड़े में भी कई बार पहलवान आते हैं, अभी कई बार हम देखते हैं हिंद केसरी है, महाराष्ट्र केसरी है, ये पुरस्कार पहलवान को दिए जाते हैं। जब वो मैदान में उतरते हैं तो सबसे पहले उस मिट्टी को अपने पूरे बदन को, माथे को लगाते हैं, पूरे बदन को लगाते हैं, तब वो कुश्ती करते हैं। और इन बार बाद में उसे हिंद केसरी, महाराष्ट्र केसरी ऐसे उपाधि से उसको सम्मानित किया जाता है, जीतते लोग होते हैं। तो वही ये जानकारी दीजिए। फिर ऐसा कभी अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उपकाई लेगा, परंतु अखाड़े की मिट्टी से ही शरीर का निर्माण होता है, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक ये चाहते हैं कि अखाड़े की जो मिट्टी होती है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर मजबूत होता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, और रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में आ जाती है। वही विचार लेखक ने अंकित करने की कोशिश की। अब हम थोड़ी सी उस चर्चा भी हम कर लेंगे, ये चर्चा कर लेंगे कि सही में आज हम अपना पहरावा, अगर इंसान की परख कैसी होती है, जो अच्छे कपड़े पहने हैं वो अगर हम मिट्टी में खेलेंगे तो हमारा शरीर गंदा हो जाएगा, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और गंदे चीज़ों को हम अपने पास नहीं आने देना चाहते। और कब अभी आदमी की जो स्थितियाँ क्या बनी है, जो अच्छे कपड़े पहना हुआ है वो अच्छा है, और जो मैले है, गंदे कपड़े पहना हुआ है वो आदमी कैसा है, मजदूरी वाला है, मेहनत कश है, गंदा है। ऐसे भाव हमारे शरीर में आ जाते हैं। वो भाव तो नहीं आने चाहिए ना। और मेहनत कश श्रमजीवी लोग होते हैं, किसान मजदूर होते हैं, वो दिन भर मिट्टी में काम करते हैं, उसके शरीर पर मिट्टी लग जाती है, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबदर हो जाता है, लथपथ हो जाता है। वही जानकारी इसमें दी गई है, और उसके से उसका शरीर क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मिट्टी की महिमा है, मिट्टी की महानता है, उसको परखना, उसको जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं वजह से लेखक ये चाहते हैं कि अखाड़े की मिट्टी से ही शरीर का निर्माण होता है, ऐसा लेखक का कहना है। लेखक मानते हैं कि उस समय के जो पहलवान थे, उस समय के बच्चे थे, आज के बच्चों में काफ़ी मात्रा में तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, बलशाली थे, और किसी भी समस्या के लड़ने की, कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, उस लड़की की ताकत उनके शरीर में पैदा हो जाती थी। यही भाव यहाँ अंकित करने की कोशिश लेखक ने जरूर की है। अभी मिट्टी की महिमा देखेंगे हम। अभी मिट्टी और शरीर